करूं इसके पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर श्री मनोज झा जी, फिर मैं आऊंगा प्लीज। My point of order. मनोज झा जी प्लीज प्लीज, Sir, under 239, under rule 239, ऑनरेबल मिनिस्टर जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। सर, हमारे नेता ने एक एक मुद्दे को वहां विरोध किया लोकसभा में और वोटिंग आपके फेवर में नहीं की है। नंबर एक, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, रामविलास जी बहुत आपने काम किया है, लेकिन एक वर्ड्सवर्थ की कविता है, फॉर हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स। हो गया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया मिस्टर रंगराज, प्लीज प्लीज। Deputy Chairman, through you, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। through you, under 239, under 239. सेम, यस। Yes. My question is. तो वोट कर रहे, अच्छा लगा। Sir, my question through you is whether this 239, to Ramvilas Paswan, Honorable Minister, whether his government, NDA government, under Narendra Modi, are you now supporting Mandal Commission report fully? प्लीज Please reply. पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय सतीश मिश्रा जी, माननीय सतीश मिश्रा जी, माननीय सतीश मिश्रा जी प्लीज। गुड। माननीय सतीश। मिनट, मनोज जी ने वर्ड्सवर्थ के नाम के बाद जो शब्दों का उल्लेख किया है वो गंभीर आपत्तिजनक है। वो हम लोग देख लेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, अगर असंसदीय होगा तो हटाया जाएगा। रामविलास जी एक वरिष्ठ नेता है, ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करना अगर चाहिए। वो शब्द असंसदीय होंगे तो उसको हम नियम के तहत कार्रवाई करेंगे। माननीय सतीश जी, माननीय सतीश जी, माननीय सतीश जी प्लीज, माननीय सतीश जी। हम लोग सब लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन रामविलास जी आपसे बहुत सीनियर है, उनका लंबा अनुभव है। कृपया शब्दों का प्रयोग किया है बहुत गलत है। कृपया आपस प्लीज प्लीज, आपको मैंने समय दिया, आपने बोल लिया, प्लीज प्लीज बैठे। माननीय सतीश मिश्रा जी, माननीय सतीश मिश्रा जी। अध्यक्ष जी, कल लोकसभा के रिजल्ट का सबके पास में खाका है। 3 एमपी ने सिर्फ विरोध में वोट दिया था और तीनों एमपी में ओवैसी थे और 2 और थे। उसमें राष्ट्रीय जनता दल नहीं था, ये मैं कह सकता हूं कि विरोध में नहीं था। और जो वहां बोले थे उन्होंने कहा था कि अगर मगर जरूर लगाया था, लेकिन कहा मैं सपोर्ट करता हूं। यदि इनके 4 एमपी थे विरोध करते और ओवैसी होता तो 3 ही विरोध कैसे होता? प्लीज आप नहीं बैठे। माननीय सतीश जी, नहीं, माननीय सतीश जी के अलावा कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। माननीय सतीश जी, माननीय सतीश जी, माननीय सतीश जी, आप बैठिए, कृपया बैठे। आप सर, हाँ, बोले आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। जिसने चेयर से अधिकृत जो नहीं है उसकी बात नहीं जाएगी, आपकी ही जाएगी। माननीय सतीश जी, हमारा टाइम प्लीज रीसेट कर दीजिएगा सर। नहीं, आप बोले, आपकी बात, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं है। माननीय सतीश जी, आप रिक्वेस्ट कर लिए। आपके कहने के बाद मैंने नंबर, मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप बोले प्लीज प्लीज, नहीं तो मुझे बात होकर दूसरे स्पीकर को कहना पड़ेगा। आप बोले, आप कृपया बैठे प्लीज। सर, आई थिंक यू रीसेट द टाइम। आप बोले सर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार नहीं अनेकों बार इस बात की ले कह चुकी हैं कि जो गरीब हैं, सवर्ण जाति के गरीब हैं, उनका भी आरक्षण होना चाहिए। और ये बात कोई उन्होंने बाहर नहीं, पार्लियामेंट में यहाँ पर खड़े होकर के यहाँ पर भी अनेकों बार इस बात को कहा। लेकिन और इसीलिए हम इस बिल के समर्थक में हैं। पर एक शब्द है लेकिन, जिसके लिए कि बहुत ही एतराज़ है हमारे माननीय लॉ मिनिस्टर साहब को, तो इसलिए लेकिन वर्ड ना करके परंतु का इस्तेमाल करेंगे। परंतु इस बिल को आप कब लाए और किन परिस्थितियों में लाए और कैसा बिल लाए, ये चीज़ तो चर्चा होगी ही। उसके पहले मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर माननीय मंत्री पासवान जी भी हैं, माननीय लॉ मिनिस्टर साहब भी हैं, माननीय गहलोत साहब भी हैं, एक चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों से जानना भी चाहूँगा
कि आपने ये कहा कि अब की बार संविधान में हम जो हैं संशोधन करके लाए हैं, इसलिए इंदिरा साहनी के केस का कोई असर नहीं होगा। और इंदिरा साहनी में जो कहा गया है ये वो संवैधानिक चीज को नहीं उन्होंने कंसिडर किया था और उसको उन्होंने लेकिन उसी इंदिरा साहनी में 50% के बारे में इंदिरा साहनी में कहा गया और आपने कहा कि चूंकि 50% कहा गया, माननीय रामगोपाल यादव जी ने जब कहा और पहले भी आपने कहा कि हम उसको नहीं बढ़ा सकते, इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इंदिरा साहनी में कहा गया है कि 50% नहीं बढ़ा सकते। जब आप संविधान में संशोधन ला सकते हैं इस बात का, और जिसका कि हम स्वागत कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि लाइए, तो आप संविधान में ये संशोधन क्यों नहीं लाते हैं कि आप 50% से ज्यादा उसको बढ़ाइए और सुप्रीम कोर्ट को इसको तय करने दीजिए कि अब ये संवैधानिक हो गया है। तो इसका जवाब मैं जरूर आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपने माननीय पासवान जी ने रिजर्वेशन अपर कास्ट के बारे में कम बोला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के बारे में ज्यादा बोला। इसलिए मैं उनसे ये प्रश्न जरूर करना चाहूंगा कि आप पिछले 5 वर्षों से मंत्री हैं, आप 5 वर्ष से यहाँ पर सरकार में हैं, आप इतने शुभचिंतक नजर आ रहे हैं, दलितों की बातें आप अभी कर रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल आप 5 साल से कहां डाले हुए हैं? आप मंत्री बन करके आप वहां क्या कर रहे थे? यहां से बिल पास होकर के वहां भेजा गया और भेजने के बाद आपने एक बार भी उसमें अटेम्प्ट किया कि आप इस रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल को वहां से पास करा करके और जो संविधान जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसकी वजह से उसको नलिफाई कर दिया गया था, उसको आप रिस्टोर कर पाए? आपने नहीं किया। और आप मैं आपको, आप हमारी बात बोल लीजिएगा, मैं आपसे 2-4 सवाल और भी करूंगा ना, इसलिए आप थोड़ा सा सब्र करिए। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि और तीनों मंत्री जो बैठे हैं आगे, कि जब आप संविधान में संशोधन करके ये ला रहे हैं तो उसको कब ला रहे हैं? आप संविधान में संशोधन करके बैकवर्ड क्लास और दलित के जो लोग आज जनगणना के हिसाब से जितना उनका होना चाहिए उसको बढ़ा करके कब लाएंगे आप? और वो क्यों इस संख्या के हिसाब से ला रहे हैं? उसमें आपको क्या इतराज है और क्या दिक्कत है, इसको जरूर बता दें, जिससे कि सदन को भी मालूम हो जाए और इस देश के जो करोड़ों दलित और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको भी मालूम हो जाए कि आप इसको क्यों नहीं ला रहे। आपने अपर कास्ट के रिजर्वेशन को आप लाए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप, हमारी नेता कहती है जो गरीब लोग हैं अपर कास्ट में उनके लिए आरक्षण लाइए, और हम समझ रहे थे आप उन्हीं के लिए आरक्षण लाएं, लेकिन आप उनके लिए आरक्षण तो नहीं ला रहे हैं। आप इसमें तो अभी आप एनेबलिंग प्रोविजन दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब हम एनेबल कर रहे हैं कि इस तरह का जो स्टेट्स हैं वो अपने कानून बना सकते हैं। आप वो कानून कब बनाएंगे? वो कानून में आप क्या लाएंगे? उसमें किसको आप इंक्लूड करेंगे, किसको एक्सक्लूड करेंगे, ये तो आपने बताया नहीं। ये तो अखबार पढ़ के सब लोग यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि उसमें 8 लाख है, उसमें 5 बीघा, लेकिन अभी तक तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बात नहीं कही और ना ही आपने कोई दस्तावेज यहाँ पर रखा है जिसमें कि आप ये क्राइटेरिया डिस्क्राइब कर रहे हो, बल्कि आपने हर स्टेट के लिए कह दिया है कि वो लोग डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस कानून को सिर्फ और सिर्फ आज छलावे के तौर पे आप इलेक्शन पर्पस से लाए, जब आखिरी दिन जो कह रहे थे, जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि आखिरी बॉल पे छक्का मारा है और ये भूल गए कि छक्का आपका बाउंड्री के पार नहीं जाने वाला है, ये पहले हो जाएगा। आपने लगान फिल्म देखी है, वही होने जा रहा है जो कि लगान फिल्म में हुआ था, और इसलिए आपको आउट होना है। और ये भी समझ लीजिए आप कि ये बिल भी आज आप जो मजबूर हुए लाने के लिए, ये बिल आप क्यों मजबूर हुए लाने के लिए? ये बिल आप आखिरी दिन क्यों लाए? उसके 1 दिन 2 दिन पहले आपको भी नहीं मालूम था, आपको भी कैबिनेट में जाके पता लगा कि ये आ रहा है, जितने मंत्री जी हैं उनको भी नहीं पता था, और वो इसलिए आया क्योंकि 2 दिन पहले 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 पॉलिटिकल पार्टीज के मिले और उसमें नए साल में मिले, और उसका इतना असर हुआ कि आप कई लोगों से आपने कोalition करना शुरू कर दिया, कई एजेंसीज को पकड़ लिया आपने, और इतना ही नहीं, आप इतने दहशत में आ गए कि आपने रातों रात बैठ करके इस तरह का एक बिल बनाया। लेकिन चलिए, इसी मजबूरी में बनाया आपने, कम से कम ये बिल बनाया है, इसको लेकिन ठीक करिए और गरीबों के लिए बनाइए, उनको अमीरों के लिए ना बनाइए। ऐसा ना करिए
कि जो 50% हैं जो जिसमें कि रिजर्वेशन है आज अपर कास्ट के लिए, उस 50% में 3% को आप आज 40% दे रहे हैं और 10% को आप 47% लोगों को आप 10% में डाल रहे हैं। तो इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है इस अपर कास्ट के उन लोगों को, ये तो जब वक्त आएगा तब पता लगेगा कि आपने कितना बड़ा छलावा उन लोगों के साथ इस बिल के तहत किया है। और इतना ही नहीं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो बोलना शुरू किया, झा साहब इस समय नहीं है, वो नजर आ रहा था कि जो हम बात कह रहे हैं कि बिल क्यों लाए, उन्होंने तो लग रहा था उन्होंने तो हाथी का नाम भी लिया और कहा कि हाथी का किस्सा। तो हाथी आपको आज इतना डराने लगा है अभी से, अभी तो हाथी और साइकिल की एक साथ बैठकर हुई नहीं है जो आपके सामने आए, तो उसके बगैर आपको इतनी दहशत हो गई है कि आज आप यहाँ पर चर्चा में भी हाथी का जिक्र कर रहे हैं, सपने में भी हाथी दिख रहा है, और आज आप बिल भी जो लाए हैं उसी के तहत लाने का काम किया है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसके अलावा आप जब ये रिजर्वेशन लाए थे तो आपको रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए भी लाना चाहिए, उनके लिए भी आपको लेके आना चाहिए, उनके लिए अलग से। आप कहते हैं कि इसमें माइनॉरिटीज इंक्लूडेड हैं, माननीय मंत्री जी अभी खड़े होंगे और कहेंगे कि इस 10% में सब हैं। आप इस 10% में तो आपने ये भी कह दिया, आपने उन जातियों को भी कह दिया, आपने कहा गुजर हैं। गुजर जो हैं वो तो पहले से ही बैकवर्ड हैं, क्या पूरे देश में बैकवर्ड हैं? आप जरा उसको देख तो लीजिए, क्या आप उसको बदल रहे हैं? अब आप उनको बैकवर्ड से हटा रहे हैं, उनको फॉरवर्ड में ला रहे हैं। तो देश के जो गुजर हैं उनको मालूम हो जाने दीजिए कि आप उनको फॉरवर्ड में गिनने जा रहे हैं, बैकवर्ड में नहीं गिनेंगे। आपने जाट की बात कही, उत्तर प्रदेश में पहले से ही बैकवर्ड है, तो आप उनका नाम लेके ये छलावा क्यों कर रहे हैं? आप ये वोट के नाम पे कुछ भी करिए, लेकिन इन लोगों को आप छलावा मत दीजिए। माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज को आपको आप कहते हैं इसी 10% में वो भी इंक्लूडेड हैं। अरे आप माइनॉरिटीज को अलग से रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हैं? हम लोगों की डिमांड है कि आप जिस तरह से अमेंडमेंट लाए हैं, मिस्टर जी आप ये लाए हैं, आप माइनॉरिटीज के लिए भी लेके आइए। सर समय समाप्त हो चुका है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 31 मिनट बचे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं उसमें रहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो जिस पर्पस के लिए आप ये लेकर के आए हैं, ये जैसे कि हम लोग भाषा यूज करते हैं कि फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्रॉड ऑन द अपर कास्ट करने आ रहे हैं। और वो भी कौन से अपर कास्ट? जो कि गरीब तबका है, गरीबों जो जिनको हक था, जिनके लिए हम लोग कहते आ रहे हैं, हमारी पार्टी कहती आ रही है, हमारी पार्टी की नेता कहती आ रही हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप बात करते हैं करोड़ों करोड़ों, जो जब आप भाषण देते हैं यहाँ पर भी और लोकसभा में भी, आपने करोड़ों जो लोग हैं जो अपर कास्ट के, जो गरीब हैं, उनके लिए हम लेकर के आए। कहां तक बेवकूफ बनाने का काम करेंगे? आपके पास लाखों की संख्या में तो नौकरी है नहीं, आपने सारे जितने पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन से उनको प्राइवेट कर दिया, आपने नौकरियां लेने का काम कर दिया, जिनका रिजर्वेशन का हक था उनको खत्म कर दिया। मैं जानना चाहूंगा माननीय पासवान जी से भी और गहलोत जी से भी कि आप माननीय मंत्री जी ये जरूर बताएं कि आप SC ST की बात करते हैं जिनका रिजर्वेशन पहले से है, कितना रिजर्वेशन बैकलॉग में बचा हुआ है, कितने रिजर्वेशन खाली, कितनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं? क्या आज के रोज माननीय राम गोपाल जी ने SC ST OBC का खाका खोला था, क्या उसको आप डिस्प्यूट करते हैं कि जितनी पोस्टें हैं वो तो आप भर नहीं रहे हैं? मुझे उम्मीद थी कि पासवान जी आज वहां पर हैं, कल इधर हो सकते हैं, लेकिन उनको जब वहां थे तो कम से कम SC ST का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सीटें भरवानी चाहिए थी, उनकी जो नौकरियां ले जा रही उनको रुकवाना चाहिए था, और बल्कि उनको नौकरी दिलाने का काम करना चाहिए था। उसकी जगह आज पूरे देश में हर चीज ठेकेदारी में, प्राइवेट हाथों में दे दी गई है, नौकरियां ले ली गई, रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। जब नौकरियां हैं ही नहीं, जब SC ST OBC को नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, तो इन 10% के लिए आप कौन सी नौकरी ढूंढने जा रहे हैं? जरा इसका भी खुलासा कर दीजिए। ये नौकरी आप कहां से निकालेंगे और कौन सी नौकरी में आप करोड़ों करोड़ों जो शब्द इस्तेमाल करते हैं आप हर भाषण में, आपने लोकसभा में हर मंत्री ने, हर व्यक्ति ने, यहाँ पर भी करोड़ों गरीब इसकी इंतजार कर रहा था। करोड़ों गरीब को इंतजार नहीं, करोड़ों आप आपने कहा था 2 करोड़ आप सालाना नौकरी देंगे, वो जितने 10 करोड़ के लोग हैं जो 10 साल 5 साल में इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे हैं 100 दिन का।
ये 100 दिन कब खत्म होंगे और वो अपनी बटन दबा करके आपको कब बाहर करेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे कि धन्यवाद। छावा करने का नतीजा क्या होता है। किसी को बेवकूफ बनाना, एक बार बेवकूफ बना लीजिए, लेकिन बराबर हमेशा हमेशा के लिए नहीं बना सकते। किसान आत्महत्या कर रहा है, परेशान है, उसके आप कह रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। आज जिस वर्ग में देख लीजिए, हर आदमी परेशान है, शिक्षित अशिक्षित सबका सब। इसलिए हम लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन अपनी इन बातों परंतु अपनी इन बातों को कहते हुए धन्यवाद।